अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड ब्रीथिंग रेट, डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट। हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है गैसेस एक्सचेंज, इसकी सीरीज में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, तो वी थॉट कि आज हम कवर करेंगे ब्रीथिंग रेट को, डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, हार्ट रेट को। इसके अलावा ड्यूरिंग एक्सरसाइज किस तरीके से हमारी बॉडी एरोबिक रिस्पायरेशन से स्विच करती है टू एनारोबिक रिस्पायरेशन, एंड ये किस तरीके से ये रिलेटेड है, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, हाउ आवर बॉडी कोप अप विद इट, जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है उसका क्या होता है, ऑक्सीजन डेप्थ हो गया, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ब्रीथिंग रेट को कैसे कैलकुलेट करना है, डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग को कैसे कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन द एयर वी ब्रीथ उसको कैसे कैलकुलेट करना है, हाउ आवर बॉडी बेसिकली चेंजेस आफ्टर एक्सरसाइज विद रिस्पेक्ट टू, किस लिहाज से हम बात करें कि किस तरीके से अगर हमारा ब्रीथिंग रेट या डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग चेंज हो जाता है तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ नॉर्मल जनरल टर्म्स हैं, हम ऑलरेडी उनसे फेमिलियर होते हैं, बट फिर भी एक दफा रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज ब्रीथिंग रेट। रेट इज बेसिकली द स्पीड, तो ब्रीथिंग रेट इज द नंबर ऑफ ब्रेथ्स टेकन इन 1 मिनट। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट एट रेस्ट कितना होता है? 12 to 16 ब्रेथ्स टेकन। इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है, तो हम इसको जल्दी से गो थ्रू करेंगे। कितना होता है? 12 to 16 ब्रेथ्स टेकन इन 1 मिनट। डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग क्या है? इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन वन ब्रेथ। एक ब्रेथ में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर में इनहेल कर रही हूँ एंड एक्सहेल कर रही हूँ, उसको हम क्या कहेंगे? डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। नॉर्मली रेस्ट पर जिस वक्त हम कोई विगरस एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कितना होता है? इट इज अराउंड 500 सेंटीमीटर क्यूब टू 500 ml भी कह सकते हो, बट आफ्टर एक्सरसाइज या ड्यूरिंग एक्सरसाइज देखो कितना हो गया, टू 1500 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज अराउंड 1.5 to 2 लीटर्स। तो इतना इंक्रीज हो जाता है। इसकी सिग्निफिकेंस भी है, वो भी हम आगे देखेंगे। हार्ट रेट की बात, इट्स बेसिकली व्हाट द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। एक मिनट में हार्ट कितनी दफा बीट कर रहा है उसको हार्ट रेट कहते हैं। हार्ट रेट एट रेस्ट कितना होता है? 75 बीट्स पर मिनट। अच्छा, ये डिपेंड करता है, अडल्ट्स में अलग होता है, चिल्ड्रंस में अलग होता है, जो ओल्डर एज के पीपल होते हैं उनमें अलग होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट इंडिविजुअल। ठीक है। और आफ्टर एक्सरसाइज कितना हो गया है? ये बिटवीन एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट इज अराउंड 120-150 बीट्स पर मिनट। तो कुछ जर्नल सी टर्म्स हैं जिनका आइडिया हमें होना चाहिए, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे भी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप ब्रीथिंग रेट कैलकुलेट करें, डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग कैलकुलेट करें। उन्होंने ग्राफ दे दिया जिसमें एक पर्सन है रेस्ट पर और वही पर्सन का ग्राफ शो किया है आफ्टर एक्सरसाइज, और उस ग्राफ में प्लॉट किसको किया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स पर डीएम क्यूब टू दी टाइम। ठीक है, मतलब उसके लंग्स में जो है, उसी सेम पर्सन के उसके लंग्स में कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर मौजूद है एट रेस्ट एंड आफ्टर एक्सरसाइज। तो अगर डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग कैलकुलेट करने के बोले तो आपने सिंपली क्या करना है? दोनों वॉल्यूम्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। पर्सन एट रेस्ट में भी हमने क्या किया? 2.5 माइनस 2, तो अराउंड 0.5 डेसीमीटर क्यूब का हमारा डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग है। अब अगर वो बोले ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग रेट अभी हमने पीछे पढ़ा क्या था? इट्स बेसिकली द नंबर ऑफ ब्रेथ्स इन 1 मिनट। ठीक है, अब हमने इसको इस तरीके से रिलेट करना है कि इन 1 मिनट वी हैव 60 सेकंड्स। तो ग्राफ में हमने देख रहे हैं कि टाइम यहाँ पे सेकंड्स में प्लॉट है, तो हम इसको किस तरीके से रिलेट करेंगे? हम देखेंगे कि अगर ये 5 सेकंड्स में बंदा, जो भी पर्सन है, वो कितनी ब्रेथ्स ले रहा है? 1 2 3 4। कितनी ब्रेथ्स ले रहा है? 4 ब्रेथ्स। मतलब 5 सेकंड्स में अगर एक इंडिविजुअल 4 ब्रेथ्स ले रहा है तो 60 सेकंड्स में कितनी ब्रेथ्स लेगा? तो सिंपल एक रिलेशन के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इन विच वी मल्टीप्लाई 16 to 4 करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारे पास अराउंड आ जाएगा 48 ब्रेथ्स पर मिनट, which is the breathing rate of a person at rest। और ये हमें कैसे पता चला? हमने यहाँ पे देखा वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स। Then we have after exercise। After exercise में depth of breathing कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली 4 minus 2 करेंगे। यहाँ पे 2 minus 4 लिखा है, बट we have to subtract 4 minus 2। ठीक है, सो हमारे पास कितना आ जाएगा? अराउंड 2 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब इज बेसिकली द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। बहुत सारे यूनिट होते हैं ना वॉल्यूम्स के, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, तो डेसीमीटर क्यूब भी होता है। ठीक है, ब्रीथिंग रेट इसमें भी कैसे कैलकुलेट किया? मैंने इसको ऐसे किया कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ब्रेथ्स। अच्छा, दिस वन जो ये हमें ग्राफ इस तरीके से नजर आ रहा है ना, एक वेव, ये हमें शो कर रही है 1 ब्रेथ। ठीक है, इसको क्रस्ट भी कहते हैं, हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि ग्राफ के अंदर क्रस्ट होता है और एक ट्रफ होता है जो नीचे की तरफ होता है। कितने क्रस्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 15 सेकंड्स में 7 है तो 60 सेकंड्स में कितने होंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अराउंड 28 ब्रेथ्स पर मिनट। तो इस तरीके से रिलेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डेप्थ ऑफ ब्रीथ। अब एक और क्वेश्चन आता है
in which the examiner asks the volume of oxygen inhaled in 1 minute, कि अभी तक हमने डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग कैलकुलेट किया, ब्रीथिंग रेट कैलकुलेट किया, अब आप बताएं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वो कितना इनहेल कर रहा है इन 1 मिनट, कि इन 1 मिनट वो कितनी ब्रेथ्स ले रहा है और इन ब्रेथ्स के अंदर वो कितने दफा इनहेल कर रहा है, ये तो हमें पता ही है, उस इनहेलेशन में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है उसको कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने का सिंपली क्या फॉर्मूला होता है, आप सिंपली क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग एंड द ब्रीथिंग रेट। तो सिंपली फॉर द पर्सन एट रेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि हम क्या एयर में कहते हैं 20% तो अराउंड 20% को हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 20 डिवाइड बाय 100%, का साइन आता है तो पता ना 100 आता है, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग पर्सन एट रेस्ट पे कितना था हमारे पास 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो सिंपली अब मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 0.5 से और फिर इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम आगे किससे 16 सॉरी किससे 48 से, विच वर द नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से। तो जब आप इसको कैलकुलेट में सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इनहेल्ड इन 1 मिनट। और अगर आफ्टर एक्सरसाइज निकाल तो सिंपली वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है तो परसेंटेज कितनी तो 20, तो 20 डिवाइड बाय 100 क्योंकि परसेंट होता है, ठीक है, तो 20 डिवाइड बाय 100 एंड इग्नोर द राइटिंग प्लीज। इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग कितना था, अराउंड 2 था शायद, हाँ 2 था, ठीक है, हमने इसको माइनस करा था तो 2 आया था एंड हमने ब्रीथिंग रेट कैलकुलेट किया था विच वाज अराउंड कितना, विच वाज अराउंड 28 ब्रेथ्स पर मिनट। तो इसको हम फिर 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इनहेल्ड। इसी तरीके से सिंपली यह है कि आपने सिंपल क्या करना होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के लिए डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग को मल्टीप्लाई करना होता है, ब्रीथिंग रेट से मल्टीप्लाई करना होता है परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इन द एयर। तो इस तरीके से आपके पास हमारे पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड। अब इस तरीके से एक और क्वेश्चन भी देता है एग्जामिनर, इन द एमसीक्यू में भी दे सकते हैं, जिसमें डिफरेंट वेट्स शो की है, कुछ करीब है कुछ कि ए पे क्या है और बी पे ब्रीथिंग रेट कहाँ हायर होगा, डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग कहाँ हायर होगा, कौन सी चीज की दर कम होगी। तो सिंपली अगर देखें तो ये जो ऐसा जितना हमारे पास ग्राफ लंबा होगा, जितना ग्राफ का ये एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में मौजूद है, मींस डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग उतना ही ज्यादा होगा। तो ए पे क्या करें तो डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग क्या होगी, हाईएस्ट होगी एंड ब्रीथिंग रेट इज लोअर। रेट का मतलब स्पीड, स्पीड इसको ग्राफ में क्या प्लॉट करते हैं कि जितनी ज्यादा वेव्स एक दूसरे के करीब होंगी उतनी ज्यादा रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो एक कितना दूर है एक दूसरे के, ये कितना इनहेल एंड एक्सहेल में कितना फर्क है, डिफरेंस है टाइम का। सो बेसिकली यहाँ पे ब्रीथिंग रेट क्या होगा, लोवेस्ट होगा। यहाँ पे देखो कितना बैक टू बैक कितना करीब करीब है, जो वेव्स है हमारे पास बहुत करीब करीब है, तो यहाँ पे ब्रीथिंग रेट क्या होगा हमारे पास, सॉरी बी पे ब्रीथिंग रेट, यहाँ पे मैंने डी लिखा हुआ है, बी पे ब्रीथिंग रेट क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो इस तरीके से वो ग्राफ की प्लॉटिंग दे सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। ये तो थोड़ा ओवरऑल हमने डिस्कस कर लिया कि ब्रीथिंग रेट क्या होता है, डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, हार्ट रेट में भी मैं थोड़ा फास्ट थी, बट ये है कि इतना ज्यादा इसमें कोई मुश्किल या कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा फास्टली इस टॉपिक से आगे की तरफ मूव करेंगे। अब जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी बॉडी में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं सबके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। मेजॉरिटी और जितने भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं each and everything requires energy. एनर्जी को गेन करने के ना बॉडी वी हैव टू मेथड्स, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी या तो फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी। सिंपली रेस्पिरेशन था कि हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, प्लीज डू चेक देम आउट, कि रेस्पिरेशन इज बेसिकली द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, ब्रेक डाउन ऑफ विच फूड, ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। अब अगर फूड या ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसको हम कहते हैं एरोबिक। बायोलॉजी में अगर कहीं पे भी एन का वर्ड आता है इट मींस वो क्या शो कर रहा होता है, एब्सेंस। तो यहाँ पे एन एरोबिक का मतलब क्या है, विदाउट ऑक्सीजन। तो अगर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा हो विदाउट ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, दैट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये तो दो मेथड्स हमें क्लियर हो गया। अगर विद ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो रहा है तो एरोबिक, विदाउट ऑक्सीजन तो एनएरोबिक, बट चाहिए हमें एनर्जी, ठीक है।
अब अगर ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन अगर दोनों साथ में ब्रेक डाउन होते हैं, सो वी गेट द मैक्सिमम एनर्जी। और हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में आती है? एटीपी फॉर्म। इसको एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। सो बेसिकली ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 व्हेन broken down in the presence of oxygen to release energy। इसके साथ कुछ बाय प्रोडक्ट भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो यहाँ मैंने शो नहीं किया है क्योंकि हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट सिंपली हम गो थ्रू कर रहे हैं क्योंकि मुझे उसको आगे कनेक्ट करना है विद एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब अगर हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की गाइस दो टाइप्स होती हैं। एक वो टाइप, सबसे पहले तो ये समझ लो कि उसमें ऑक्सीजन तो नहीं होगी। ठीक है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो भी दो तरीके से ब्रेक डाउन हो सकता है। एक तरीका जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर क्या फॉर्म कर रहा है? लैक्टिक एसिड। और एक और मेथड जिसमें वो ब्रेक डाउन होकर क्या फॉर्म कर रहा है? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देयर आर टू मेथड्स, जिसमें एक में लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो रहा है और दूसरे में इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसको हम फर्मेंटेशन वाला भी कहते हैं, ये ज्यादातर ईस्ट एंड कुछ प्लांट्स के अंदर होता है, जबकि जो लैक्टिक एसिड वाला होता है ये एनिमल्स एंड ह्यूमंस के अंदर होता है। इसमें होता क्या है? सिंपली ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है टू लैक्टिक एसिड एंड द एनर्जी। बट ये यहाँ पे मैंने सिंबॉलिक इक्वेशन भी लिखी हुई है एंड वर्ड इक्वेशन भी लिखी हुई है ताकि फॉर्मूलाज भी क्लियर हो। कभी कभार आपसे सिंबॉलिक इक्वेशन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6O3। अब यहाँ पे देखो कि ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, ये टूट के किस में कन्वर्ट हो रहा है? लैक्टिक एसिड में एंड एटीपी के अंदर। तो ऑफ कोर्स कुछ एनर्जी तो इस मॉलिक्यूल के अंदर भी स्टोर हुई भी होगी, कंप्लीटली ब्रेक डाउन तो नहीं हुआ ना ग्लूकोज, इस मॉलिक्यूल के अंदर भी एनर्जी क्या हो गई? रिजर्व्ड हो गई। सो बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ही ब्रेक डाउन हो जाता है, कोई और हायर एनर्जी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होता है। ग्लूकोज सिंपली किसमें? एटीपी में, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसलिए एरोबिक में मैक्सिमम एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। सो आई होप ये एरोबिक एंड एरोबिक क्लियर हो गया। अब हम एक सिनेरियो डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन एट रेस्ट है, इतना कोई विगरस एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कोई हायर ऐसी कोई एनर्जी डिमांडिंग एक्टिविटी नहीं कर रहा है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल रनिंग या कोई एक्सरसाइज हो गई, तो उसमें नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड इनफ एनर्जी कि उसकी बॉडी के सारे काम होते रहे। बट दैट स्पेसिफिक पर्सन अगर स्टार्ट कर दे रनिंग, तो हम सिनेरियो को लेते हुए चलेंगे और उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब एक रनर था, वो भागना शुरू हुआ है। ठीक है, उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी अब ज्यादा, तो उसकी बॉडी में ऑटोमेटिकली एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी। अब एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हुई तो उससे एनर्जी तो मिली, बट मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो विगरस हो गई। क्यों? क्योंकि रनिंग में मेजोरिटी ऑफ द मसल्स इन्वॉल्व होंगे, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ताकि वो आसानी से कॉन्ट्रैक्शन हो सके उनकी। सो एरोबिक रेस्पिरेशन अलोन कैन नॉट मीट द एनर्जी डिमांड। एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी तो मिल रही है, बट वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो उसको कोप अप कर सके जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है बाय द मसल्स, क्योंकि वो हाईली एक्टिवेटेड है, स्टेट में मौजूद है। ठीक है, सो अब होगा क्या कि एरोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी मिल रही थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी, तो होगा क्या कि बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। बॉडी एनएरोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर देगी अलोंग विद एरोबिक रेस्पिरेशन। नॉट ये नहीं कि एरोबिक बंद हो जाएगी, एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ, क्योंकि एनएरोबिक में वैसे ही कम एनर्जी बढ़ रही है एज कम्पेयर टू एरोबिक। अगर एरोबिक बंद हो गई तो और एनर्जी जो है कम हो जाएगी, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। इसलिए होता क्या है, बॉडी में anaerobic respiration starts along with aerobic respiration। अब anaerobic में small amount of energy released होती है, और energy from aerobic respiration and energy from anaerobic respiration मिलके इतना enough amount हो जाता है energy का कि वो easily अब इस्तेमाल हो सकती है for the contraction of muscles। लेकिन होता क्या है कि एक डिसएडवांटेज कह लो एनारोबिक रेस्पिरेशन का, वो ये है कि लैक्टिक एसिड हमने पढ़ा था ना, उसका बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना शुरू होता है। लैक्टिक एसिड इज बेसिकली अ टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि मसल्स में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड करता क्या है, ये नुकसानदेह इसलिए क्योंकि लैक्टिक एसिड जो हमारे जॉइंट्स हैं, हमारे मसल्स हैं, वहां जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है। और इसके जमा होने से होता क्या है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, मसल फैटीग होता है, मसल पेन होता है। इसलिए मैं एक्सरसाइज के बाद जो थकावट या जो पेन बॉडी में फील होता है वो किसकी वजह से फील होता है? ये लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से फील होता है। तो ये डिसएडवांटेज होता है एक। अब होगा क्या,
कि इस तरीके से ये हमारा हमने क्या डिस्कस किया, सिनेरियो चलते हुए आए कि बॉडी में मसल्स फटीग होते हैं, लैक्टिक एसिड। अब हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि जो लैक्टिक एसिड है ये फिर हमारी बॉडी से रिमूव कैसे होता है, हमारी बॉडी वापस अपनी बॉडी जो फंक्शंस है नॉर्मल को रिस्टोर कैसे करती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ मिलकर एनारोबिक काम करता है, देन वी गेट द एनर्जी एंड वही एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, एटीपी की प्रोडक्शन होती है। एंड ओवरऑल बस ये है कि एनारोबिक में लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है इन द मसल्स एंड जॉइंट, जिसकी वजह से पेन, फैटीग, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि लैक्टिक एसिड होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, बट एक चीज जो हमने शुरू में डिस्कस करी थी कि एक्सरसाइज में हमारा ब्रीथिंग रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाता है। तो हाउ एंड व्हाई देयर इज अ नीड टू इंक्रीज ब्रीथिंग रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग? Depth of breathing and breathing rate increases so that we inhale more oxygen in 1 minute in order to avoid anaerobic respiration. अच्छा, हमारी बॉडी को जनरली ये पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करिए, एक टॉक्सिक प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड। सो हमारा बॉडी कोप अप करने की कोशिश करता है कि विदाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन ही मैं इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर लूं कि मुझे जरूरत ना पड़े एनारोबिक रेस्पिरेशन करने की, परफॉर्म करने की। तो हमारी बॉडी में अल्टीमेटली होता क्या है, ब्रीथिंग रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाता है। डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग बढ़ने से होगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा मैं वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करूंगी। जब मैं वॉल्यूम ऑफ एयर ज्यादा से ज्यादा इनहेल करूंगी, मेरी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आएगी। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आएगी तो बॉडी में मौजूद ग्लूकोज जल्द से जल्द ब्रेक डाउन हो सकेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, एंड वही एनर्जी हमारे मसल्स क्या करेंगे, यूज करेंगे। ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है, नंबर ऑफ ब्रेथ्स भी इंक्रीज हो रहती है। ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ब्रेथ्स बढ़ेंगी तो होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आएगी। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आएगी तो होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा एरोबिकली टू रिलीज एनर्जी, ताकि बॉडी में हमारा जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन वाला काम है वो ना हो सके। एंड हार्ट रेट क्यों बढ़ जाता है? हार्ट का काम क्या है, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट या पंप करना। अब हमने पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस, जिसमें हमने देखा था कि ब्रीथ इन जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, वो सर्कुलेटरी सिस्टम से कैसे लिंक करता है। हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा जो ऑक्सीजन है सारा वो अल्वेलाई से हमारे ब्लड में आ रहा है, एंड देन आरबीसीज उसको हीमोग्लोबिन इसमें बाइंड हो जाता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, क्योंकि पंपिंग होती है, सर्कुलेशन होती है ब्लड की। ठीक है, सो अब होता क्या है कि हार्ट रेट बढ़ने से ज्यादा हमारी बॉडी में ब्लड क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। अब हार्ट है, हार्ट के चैम्बर्स में जल्दी जल्दी ब्लड आएगा, जल्दी जल्दी ब्लड वापस जाएगा, तो ये ब्रीथिंग रेट क्या होगा हमारे पास, सॉरी हार्ट रेट क्या होगा, फास्टर। हार्ट रेट बढ़ने से होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा बॉडी में फास्टर ब्लड क्या होगा, पंप होगा। जब ब्लड फास्टर हमारी बॉडी में जो है वो पंप होगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे कहाँ पहुंचेगी, मसल्स में पहुंचेगी। ज्यादातर एक्सरसाइज करते हुए क्या इन्वॉल्व होते हैं, मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स तक पहुंचेगी। मसल सेल्स फिर उसी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे टू रिलीज एनर्जी एरोबिकली, ताकि क्या मिल सके, हमें एनर्जी मिल सके। तो होगा क्या, बेसिकली हार्ट रेट की वजह से रैपिड गैस एक्सचेंज होगा। जल्द से जल्द जब डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जल्दी जल्दी रिप्लेस होगा बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दी ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग द लंग्स, तो होगा क्या, बेसिकली जल्द से जल्द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी टू द मसल सेल्स। जब ऑक्सीजन जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट होगी तो होगा क्या कि हमारी बॉडी में अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन हो सकेगी एंड एनर्जी रिलीज हो सकेगी। इस तरीके से हमारा जो हार्ट रेट है एंड ब्रीथिंग रेट है, डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग है, वो इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ताकि हम इस चीज को अवॉइड कर सकें। लेकिन फिर भी इतना सफिशिएंट अमाउंट में जनरेट नहीं हो पाता है एंड आवर बॉडी स्विच टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो रहा हो कि क्यों, why there is a need to increase breathing rate and depth of breathing। अच्छा, जो मैंने बोला है ना कि deoxygenated blood in the blood capillaries surrounding the alveoli will be fastly replaced by the deoxygenated blood, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का अपटेक हो सके, गैस एक्सचेंज हो एंड रैपिड सर्कुलेशन हो ब्लड में ऑक्सीजन की। ये सारा जो गैसेस एक्सचेंज वाला अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो प्लीज डू चेक इट आउट, ताकि आगे की वीडियोस में कंफ्यूजन ना हो अगर आप सीरीज को फॉलो करते हुए आएंगे तो। ठीक है, अब हमने लैक्टिक एसिड को वहीं छोड़ दिया था कि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया एंड मसल को फैटीग करते हैं। अब होता क्या है कि दैट सेम लैक्टिक एसिड वापस हम उसी चीज पे यूजेस आउट ऑफ मसल सेल्स। ऑफ कोर्स मसल सेल्स में जाके एक्यूमुलेट हुआ था ब्लड में डिफ्यूजन के थ्रू फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन।
ब्लड विच कैरीज इट टू द लिवर, ऑफ कोर्स पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, तो ब्लड के थ्रू लैक्टिक एसिड कहाँ चले गया, लिवर के अंदर। लिवर में जाके होगा क्या, लैक्टिक एसिड सबसे पहले मसल सेल से लैक्टिक एसिड निकला बाहर, कहाँ चले गया, ब्लड में। ब्लड से पूरा सर्कुलेट करते हुए कहाँ पहुंच गया, लिवर में। लिवर का काम क्या होता है, लिवर बेसिकली लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है बैक टू ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन। किसके थ्रू, यूजिंग ऑक्सीजन। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने तो पढ़ा कि हमारी बॉडी में जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम होती है एंड डिमांड ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, एनर्जी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बट ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं होती है। देन हाउ दिस लैक्टिक एसिड इज कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन। सो एक टर्म है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ भी बोलते हैं इसको। ऑक्सीजन डेप्थ इज बेसिकली द पोस्ट एक्सरसाइज एक्स्ट्रा अपटेक ऑफ ऑक्सीजन required to convert accumulated lactic acid back into glucose। याद है हमने डिस्कस किया अभी पीछे ही पढ़ा है कि एक्सरसाइज के बाद अगर आप थोड़ी देर रेस्ट, बहुत थोड़ा मतलब अराउंड 5 to 10 मिनट्स लगते हैं आपको वापस बैक टू नॉर्मल आने में, आपका हार्ट रेट वापस बैक टू नॉर्मल आने में, आपका ब्रीथिंग रेट वापस बैक टू नॉर्मल आने में। तो वो जो टाइम होता है आफ्टर एक्सरसाइज टू द रेस्ट, जिसमें आपका ब्रीथिंग रेट एंड हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप रेस्टिंग पर हो, बट फिर भी आपको नॉर्मल आपका हार्ट रेट या ब्रीथिंग रेट रेस्ट पर आने से पहले और एक्सरसाइज के बाद के जो बीच का टाइम पीरियड होता है, इसमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का अपटेक हो रहा होता है, दैट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द लिवर टू कन्वर्ट लैक्टिक एसिड बैक टू ग्लूकोज। तो इस तरीके से जो एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड होता है वो वापस हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यही ग्लूकोज या तो लिवर में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, या फिर बॉडी में क्या हो जाता है, वो ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से लैक्टिक एसिड जो एक्यूमुलेटेड होता है, इसलिए आफ्टर रेस्टिंग अ लिटिल बिट हमारा जो बॉडी पेन है वो कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि लैक्टिक एसिड जितना भी होता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, ग्लूकोज के अंदर, यूजिंग द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो कि किस में आई थी, आफ्टर एक्सरसाइज, पोस्ट एक्सरसाइज, ड्यू टू इंक्रीज ब्रीथिंग रेट एंड हार्ट रेट, जिसको हम ऑक्सीजन डेप्थ भी कहते हैं। So this was all about the aerobic respiration, anaerobic respiration, breathing rate, heart rate, depth of breathing. हमने डिटेल में इसको अच्छे से डिस्कस किया है. So if you like this video, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. And कोई भी confusion हो, so please do let me know in the comment box. I will surely answer your questions. Till then, take care. Thank you.